हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हमने सेक्शन 1 से 5 तक का आपको कंप्लीट करा दिया था, जहां पर आपका एक ही आपका चैप्टर आता है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेकर के आपका 5 तक का। ठीक है, सेक्शन 1 में आपका जो अधिनियम है उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार वगैरह दिया हुआ है। सेक्शन 2 आप लोग जानते हैं डेफिनेशन क्लोज है। सेक्शन 3 निर्देशों की बात करता है। सेक्शन 4 कहता है कि जो अलग आपके ऑफेंसेस होते हैं, एक्ट होते हैं, इनके अंतर्गत अपराध किया गया, उनकी जांच, विचार, इन्वेस्टिगेशन, सारे जो प्रोसेसर है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। और जो आपका सेक्शन 5 है वो ओवर रूलिंग होता है, मतलब सेविंग्स होता है कि इसका अदर इसमें जो कोई प्रोविजंस है उनका किसी अदर लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि स्पेशल है, लोकल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 2 जो है हमारा स्टार्ट होगा आज से, और ये चैप्टर 2 आपका सेक्शन 6 से लेकर के आपका सेक्शन 20 तक चलता है। और याद रखिएगा, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज है, यहाँ पर दंड न्यायालय और कार्यालयों का जो गठन है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है, या क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे फैक्ट हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेंस के पर्पस से तो यहाँ पर नहीं आता, बट ये प्री के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस। ओके, तो बड़े ध्यान से सारी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल वही फैक्ट बताऊँगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो विदाउट स्किप की वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, सेक्शन 6 बात करता है कि जो दंड न्यायालय होते हैं उनके वर्ग की बात करता है। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो यहाँ पर सेक्शन 6 में बात की गई, ये आपका टाइटल के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि यह केवल आपका प्री में काफ़ी पूछा जाता है। और यहाँ पर किस किस तरीके से पूछा जाता है तो आपको बता दो, टाइटल बेस्ड भी पूछा जाता है, और साथ साथ आपका जो है ये अंदर से पूछा जा सकता है कितने टाइप्स के यहाँ पर न्यायालय है जो कि दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये सिंपल कह रहे हैं। अगर हम CRB-NSS की बात देखें तो यहाँ पर इन्होंने 6 तरह के जो है दंड न्यायालयों की बात की गई है। सिंपल कह रहे कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं और BNSS के अलावा जो अदर लॉज हैं उनमें अगर कुछ न्यायालयों का गठन किया गया तो उनको छोड़कर जो है राज्य में ये वाले दंड न्यायालय होते हैं। यानी कि राज्य में आपके कौन कौन से दंड न्यायालय होंगे? भाई, हाई कोर्ट भी दंड न्यायालय होगा, और भी देखिए बहुत से आपने अधिनियम पढ़े होंगे, पॉक्सो है, सारे जितने भी आप लॉज पढ़ते हो आप उसमें देखते हो कि इसमें न्यायालयों का गठन होता है, स्पेशल अलग तरीके से वो करते हैं। तो वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट्स होता है, जो हाई कोर्ट है, या फिर जो किसी विधि के अंतर्गत गठित कोई न्यायालय है, उसके अलावा भी स्टेट में आपके ये न्यायालय हो सकते हैं। कौन सा? कोर्ट ऑफ सेशन होगा, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो ये चारों आपके क्या हैं? दंड न्यायालय माने जाएंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी पहले कॉन्सेप्ट था, बट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कॉन्सेप्ट को जहाँ जहाँ भी CRPC में था, आप NSS में पढ़ेंगे कि सब जगह से उसको जो है हटा दिया गया है। सेक्शन 7 में आपका टेरिटोरियल, इसमें डिवीज़न दे रखा है कि टेरिटोरियल डिवीज़न क्या होते हैं। तो यहाँ पर प्रादेशिक खंड सेक्शन 7 ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप केवल टाइटल से याद रख सकते हो, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 पर हम लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन की यहाँ पर बात की गई है। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर ये जो हमारा सेक्शन 8 है ये आपके लगभग 8 सब सेक्शंस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और इसके ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 8 के 8 सब सेक्शन से क्वेश्चन पुटअप होता है, बट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए सारे क्लॉसेस इसके, सारे सब सेक्शंस इसके ज़रूरी हैं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो आपका सेशन खंड होता है उसकी स्थापना कौन करेगा, एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है भाई, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो न्यायालय बनाएगी, न्यायालय कोर्ट थोड़ी बनाएगा, वहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई जाती है, जो बनाया जाएगा वो उसको कौन बनाएगी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन उसके अंदर जो न्यायाधीश बैठेंगे, क्योंकि कोर्ट तो तभी कहलाएगा ना, उसके अंदर जो सेशन जज है उनको प्रेसिडिंग कौन करेगा? तो आपका हाई कोर्ट नियुक्त करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो आपकी हाई है जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है उन्हें कौन कंडक्ट कराता है? आपका हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। तो उसके अंदर जो न्यायाधीश पीठासीन होंगे सेशन कोर्ट के, उन्हें कौन करेगा? हाई कोर्ट द्वारा है जो कि नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं तीसरे सबसेक्शन के अंतर्गत? ठीक है, याद रखिएगा कि हाई कोर्ट जो है वो जो अपर सेशन न्यायाधीश होते हैं उनको भी सेशन कोर्ट सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी कि जो हमारा सेशन न्यायालय होता है, सेशन न्यायालय में और कौन होंगे? अपर सेशन न्यायाधीश हैं जो कि होंगे। और एक बार यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर सहायक सेशन न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट भी BNSS में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, CRPC में था, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सहायक सेशन न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट हमारे BNSS से यहाँ पर अब रिमूव कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दूसरी क्या बात कहना चाह रहे हैं कि जो आपका एडिशनल सेशन जज होगा उसको क्या बना सकते हैं? सेशन न्यायालय की अधिकारिता के नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। सब सेक्शन 4 कहती है कि हाई कोर्ट क्या करेगा? जैसे कि एक सेशन खंड है,
तो एक सेशन खंड का जो सेशन न्यायाधीश होगा, अगर उसको दूसरे सेशन खंड में यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो वहाँ पर उसको एडिशनल सेशन जज के रूप में भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कर सकता है ये काम? हाई कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ पर सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि भाई अगर हम मान लेते हैं कि सेशन कोर्ट जो है, सेशन जो जज है हमारे, उनका जो पद है वैकेंट है। अब उनके पद पर अब क्या, अब ऐसा कोई मैटर है कि भाई जो कि अर्जेंटली आपका सुनना है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि कोई बहुत ज़रूरी आवेदन है जो कि सेशन न्यायालय के समक्ष किया गया था, लंबित है, भाई उसको हैंडल करना ज़रूरी है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आएगा? भाई एडिशनल सेशन कोर्ट जज आएगा, क्योंकि उसके बाद तो उसी को पावर दी हुई है। लेकिन अगर हमने मान लिया कि भाई एडिशनल सेशन जज भी नहीं है अपने पद पर, तो सेशन खंड का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि क्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेशन जज अपॉइंट कर सकते हो? तो बिल्कुल, कब? जब सेशन जज का पोस्ट वैकेंट हो और एडिशनल सेशन जज भी ना हो और मामला कोई अर्जेंट या अति आवश्यक आवेदन हो, लंबित है, जो कि सेशन कोर्ट के समक्ष, तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज ए सेशन कोर्ट के रूप में, सेशन न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 6 भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि क्या सेशन कोर्ट, क्योंकि ये लोग आप जानते हैं इस चीज़ को, कि क्या सेशन कोर्ट अपनी जो बैठकें हैं भाई, जो एक बना हुआ है सेशन खंड जो जगह है वहीं पर ले सकता है, कहीं अलग भी बैठ सकता है? तो सिंपल कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट अपनी जो बैठकें हैं ऐसे स्थानों पर भी ले सकता है जिसको हाई कोर्ट नोटिफाइड करेगा। लेकिन अगर कुछ स्पेशल मैटर्स हैं, आपने देखा होगा बहुत से स्पेशल मैटर्स आते हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित बहुत से मामले हो जाते हैं और भी बहुत से मैटर्स हैं जो स्पेशल है, तो ऐसी स्थिति में अगर सेशन कोर्ट को लग रहा है कि अगर पक्षकारों और साक्षी की सुविधा के लिए अभियोजन और अभियुक्त की सहमति है, तो उस मामले को ऐसी जगह पर भी निपटाया जा सकता है जहाँ पर ये लोग क्या करें, अपनी सहमति देंगे। क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि भाई हमारे लिए ये वाली जगह सेफ्टी, यहाँ पर आप हमारा जो है साक्ष्य लीजिए, तो वहाँ पर भी वो लोग ले सकते हैं। और सेक्शन 7 कह रहा है कि जो सेशन कोर्ट है ना, यानी कि एडिशनल सेशन कोर्ट्स को जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कौन देता है? सेशन कोर्ट देता है। यानी कि मैटर सारा, आपको कोई भी काम करना हो, अपील फाइल करनी हो, कोई क्रिमिनल बड़ा के हिसाब का जिसको सेशन कोर्ट सुनता है, तो आप एडिशनल सेशन कोर्ट में नहीं जाते हो, आप कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मामले को जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इन सबको अलग अलग काम सुनने का, सबके काम अलग अलग बटे हुए होते हैं। ठीक है, सब सेक्शन 8 अभी आपने एक चीज़ देखी थी कि सब सेक्शन आपका 5 और 8, 5 में पोस्ट वैकेंट थी, लेकिन 8 क्या कह रहा है कि मानो वो अपने अनुपस्थित है, अब्सेंट है, असमर्थ है काम करने में, बट वही चीज़ें हैं कि उसका जो उसके सामने जो एप्लीकेशन लंबित है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कौन काम करेगा? वही करेगा आपका एडिशनल सेशन कोर्ट, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही यहाँ पर करेगा। ठीक है, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गए हैं। तो जो भी सेक्शन 8 में सेशन कोर्ट के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हम आपको वहाँ पर बता चुके हैं। और जैसे मैंने कहा, आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला पोर्शन वहाँ से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपका जो है आपका सहायक सेशन न्यायाधीश यानी कि असिस्टेंट सेशन कोर्ट का जो जज का जो प्रोविजन है वो भी रिमूव हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पर सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 बात करता है कि जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनके न्यायालयों का गठन कौन करता है? तो इस बात के संबंध में प्रावधान सेक्शन 9 में किया गया है। सेक्शन 9 कह रहा है कि जो जिला होता है उसमें सबसे पहले तो भाई हम जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके लिए न्यायालयों की स्थापना करेंगे ना। तो न्यायालय कौन बनाएगा? आपने देखा होगा भाई, सेशन कोर्ट कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। क्या किसी एडवाइस ले रही थी? नहीं ले रही थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होंगे उन्हें स्थापित तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन किसकी परामर्श से करेगी? उस राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो सेशन कोर्ट होता है वो तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एक ही मिलेगा, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ये किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम होते, किसी में ज़्यादा होते, क्योंकि ये उस मामले की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही निर्धारित किए जाते हैं। तो इन्होंने सिंपल यहाँ पर कह दिया कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के उतने न्यायालय और उन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिसमें राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श लेने के पश्चात करेगी। ठीक है, यहाँ आपके लिए यही ज़रूरी है। बाकी सब सेक्शन 2 में आप देख ही रहे कि भाई उसमें जो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट जो बैठेंगे, जो पीठासीन अधिकारी होंगे, उनको हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 अब कहता है कि भाई ठीक है, हमने दोनों न्यायालय स्थापित कर लिए
उनमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बैठा दिया, बट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? तो सेक्शन 10 में अगर आप देखेंगे तो सिंपल कह रहा है कि जो हाई कोर्ट होता है ना, वो प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट करेगा। इसका कहने का मतलब है कि भाई जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो कौन होगा? फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होता है, जिसको कौन अपॉइंट कर रहा है? हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट है, जो कि किया जा रहा है। उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? क्योंकि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन होंगे? तो जो आपके अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा, और वो भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद सेक्शन 11 पर आते हैं, जो कहता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो टाइटल भी बहुत ज़रूरी है। ये कौन होगा? तो याद रखिएगा, ये कैसा व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये व्यक्ति पहले से ही चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पद, किसी भी पद पर, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दोगे, नहीं। इसके पास लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ये LLB यानी कि विधि स्नातक होल्डर होना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे। तो सिंपल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार या कौन? आपकी राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है कि किसी व्यक्ति को जो उनके अधीन कोई पद धारण किए हुए है, किसी जैसे कि हमारे स्थानीय क्षेत्र होते हैं उनमें किसी मामले को जो किसी वर्ग वगैरह से जुड़ा हुआ हो, उसके सुनने के लिए इस पे आपके विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। जो आपका प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होता है ना, उसकी पावर उसको मिलेंगी, और इसका कार्यकाल केवल 1 साल तक का होता है। याद रखिए, जैसे कि प्रोविजो में सिंपल कह रखा है इन्होंने कि परंतु ऐसी शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी उसके पास विधिक मामलों में या तो एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन अगर नहीं है। तो सिंपल बात है। दूसरा, कितने दिन तक रहेगा? यह देखिए 1 साल तक के लिए रहता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बस इसमें आपका टाइटल है। टाइटल पूछा जाता है कि स्पेशल न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है सेक्शन 11 और कितने दिन तक काम कर सकते हैं? तो 1 साल तक। उसके बाद हमारा इनका लोकल जुडिक्शन आ जाएगा। तो किसके लोकल जुडिक्शन में रहेंगे? सेक्शन 12 आपका इस बात को करता है। तो देखिए, सबसे पहले ये हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हैं। जो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे ना, वो हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हैं, और उनकी जो सीमाएं निर्धारित करता है ना, वो आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा समय समय पर। क्योंकि आप लोग जानते हो, क्योंकि अगर आपने न्यायालय में देखा हो तो उनको पावर्स दी हुई है कि भाई ये इन वाले ऐसे इस क्षेत्र के मैटर्स को ये सुनेंगे, इस क्षेत्र के मैटर्स को ये सुनेंगे। ठीक है, आपने देखा हो थानों के अकॉर्डिंग केस न्यायालयों के अंदर होते हैं। तो वो सिस्टम है कि उनको केस कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इतने इतने थानों, ये वाले थानों का अगर कोई मैटर है वगैरह इस वाले इलाके का, तो ये वाले न्यायालय में जाएंगे। ये कौन डिसाइड करता है? तो आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। बट याद रखिएगा, वो हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हुए ऐसा करेगा। ओके। उसके बाद अब 13 क्या कहता है? सबऑर्डिनेट। भाई अधीनस्थ किसके होंगे? सबसे पहले तो सेक्शन ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन कोर्ट के अंडर में रहेगा। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशन कोर्ट के तो साधारण नियंत्रण में रहेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होगा? सेशन न्यायाधीश के। और जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसके अधीनस्थ रहेंगे? तो अधीनस्थ तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रहेंगे, लेकिन कंट्रोल किसका रहने वाला है सब पर? सेशन कोर्ट का रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनको काम का वितरण समय समय पर करेगा, काम भी यही बांटेगा और उनका जुडिक्शन भी आपको यही बांटेगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेक्शन 14 से आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हमारा कौन करेगी? अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सिस्टम है तो वह पूरी तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राज्य सरकार है वो जिले में उतने जितने वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है और उनमें से एक को भी आपका डीएम अपॉइंट कर देगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो डीएम सब IAS यही लोग होते हैं। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उनको डीएम की पोस्ट पर जो है बैठा दिया जाएगा। ये सारे वही काम करेंगे जो इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सौंपे जाने वाले हैं। सेक्शन 15 में अब आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाता है। तो ये नॉर्मल बात है, बट ये भी वही व्यक्ति होता है। लेकिन एक बात इसमें आपको याद रखनी है, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें दे रखी, क्योंकि आपका जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट था उसका काम तो केवल 1 साल तक का था और उसके पास लॉ की एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी था कुछ भी एक। बट यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो कौन होगा?
तो राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कार्यों का पालन करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो। तो यहाँ पर सिंपल कहना चाहते हैं कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है जो या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर ऐसा व्यक्ति पुलिस ऑफिसर होगा जो कि पुलिस अधीक्षक की जो रैंक है उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, उसके बराबर का है जो कि यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसके टाइम पीरियड को यहाँ पर क्या नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया। वो जब तक ज़रूरी है, जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक उस पद पर जो है बना रहेगा। उसके बाद सेक्शन 16 उसकी स्थानाधिकारिता की बात करता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि अब आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मैटर है। तो जैसे वहाँ पर आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट की नियंत्रण में रहते हुए वो सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर ये राज्य सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। जो जिला मजिस्ट्रेट होता है ना, वो आपके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको समय समय पर काम और उनकी स्थानीय सीमाएं सारी निर्धारित करता रहेगा। और ये सारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। और जो उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न की बात करें, जो आपके SDM होते हैं ना, उनको छोड़कर कि सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। और किसी उपखंड में शक्तियों का प्रयोग करने वाला जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लेकिन उसमें SDM नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, वो जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहेगा। ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर सारी। और दूसरी बात सेक्शन 18 अब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा, कौन हो सकता है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कम प्री में आप लोगों के। पहला तो आपका टाइटल ही इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो 18 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कौन नियुक्त करता है भाई इनको, आपका हाई कोर्ट के लिए। किसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, पहली बात आप यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी, कैसे, हाई कोर्ट के परामर्श से। जिस हाई कोर्ट में होंगे ना, उस हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात अगर कैसा लग रहा है कि केंद्र राज्य सरकार की ओर से किसी मामले में कोई अभियोजन है, कोई अपील है या कोई अदर प्रोसीडिंग का अगर संचालन है, तो उसके लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूशन में अपॉइंट कर सकती है या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन होगा कि सेक्शन 2 में कहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 2V के अंदर, अगर आप देखें तो 2V के अंदर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, 2V के अंदर डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर ये प्रोविजो दिया हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में, ठीक है। तो वहाँ पर केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी। उसके बाद क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कोई जैसे कि जिला है आपका या स्थानीय क्षेत्र है, उसमें किसी मामले का अगर संचालन होगा तो एक या अधिक अभियोजक जो है वहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। सबसेक्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट की बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। बाकी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे प्री में आपका क्वेश्चन बनता है वो सबसेक्शन 4 है, टिक लगा लीजिएगा कि जिला मजिस्ट्रेट कि ये जो लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होते हैं, ये लोग, इनके नामों को कौन सिलेक्ट करता है। तो देखिए नामों का पैनल जिला मजिस्ट्रेट तैयार करेगा, लेकिन हाई कोर्ट से एडवाइस लेने के पश्चात। तो सिंपल कह रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में जिले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर सकती है जिसका नाम उस पैनल में नहीं होगा। तो बिल्कुल कर सकती है। यहाँ पर देखिएगा सबसेक्शन 5 कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम जिले के लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका नाम किस में ना हो, मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की गई पैनल में नहीं हो। लेकिन उसी का एक्सेप्शन आपका सबसेक्शन 6 दे रहा है कि बेसिक सबसेक्शन 5 में आपने कुछ भी पढ़ा हो कि पैनल में जब तक नाम नहीं होगा तो वो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी स्टेट में जो आपके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं उनका एक रेगुलर कैडर है, तो उस राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले जो व्यक्ति है ना,
उनमें से किसी एक को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ से इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद आपके क्वेश्चन कहाँ से प्री में पोट अप होता है, सबसेक्शन 7 से होगा। बट आप एक चीज़ याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, आप ये भी याद रख सकते हैं कि आपके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को कहाँ डिफाइन किया गया। तो सेक्शन अगर आप देखें 18 के सबसेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन बी में किया गया है डिफाइन, याद रखिएगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो सबसेक्शन 1, 2, 3, 6 में जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन देखा है वो अपॉइंट कब होगा। तो सिंपल बात कह रहे हैं कि भाई उसको 7 साल हो गए एडवोकेट के रूप में काम करते करते, तभी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अगर उसे आप किसी स्पेशल मैटर के लिए आप अपॉइंट करना चाहते हो, यानी कि अगर वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रूप में अपॉइंट करोगे, विशेष लोक अभियोजक के रूप में, तो फिर भाई उसको 10 साल का अनुभव वो जो है अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। उसके पश्चात इसमें आपका प्रोविजो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोविजो क्या कह रहा है कि न्यायालय इस उपधारा के अधीन अगर जो पीड़ित है उसको अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकते। मानो अगर न्यायालय सरकार के द्वारा किसी पीड़ित अभियोजन के पक्ष में एडवोकेट अपॉइंट किया गया है, बट वहाँ पर ज़रूरी नहीं, अगर वो चाहे अपना पर्सनल एडवोकेट भी पीड़ित जो है वहाँ पर रख सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं सेक्शन 18 में। अब आते हैं सेक्शन 19 में। हम सेक्शन 19 भाई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, एपीओ जिसको कहा जाता है। वैसे तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एपीओ है, बट ये क्या है, सहायक लोक अभियोजक है, जिसको सेक्शन 19 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनको कौन करेगी, ये आपके मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होते हैं, राज्य सरकार इनको नियुक्त करती है। ठीक है, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। बाकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो आता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या, क्योंकि सारा हम नहीं पढ़ेंगे, इतना सारा पढ़ेंगे तो फिर तो सारा बेवजह हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो टाइटल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पॉइंट होंगे, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसका, सबसेक्शन 3 अगर आप देखें तो ये एक बात कहना चाहते हैं कि मानो कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जो आपका सहायक लोक अभियोजक है वो किसी स्पेशल केस के लिए अवेलेबल नहीं है, बट उस केस की हियरिंग होनी है, तो अब क्या होगा, तो वहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन की सूचना देगा पहले तो। उसके पश्चात वो क्या करेगा, उस मामले में भार साधक सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट करेगा। लेकिन किस किस को कर सकता है, पहले तो आपको ये होना चाहिए कौन कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट करेगा। किसको सूचना देगा, राज्य सरकार को कितने दिन, 14 दिन की। किस किस को कर सकता है याद रखिएगा, एक तो किसी भी पुलिस अधिकारी को भी कर सकता है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी कौन नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो वो व्यक्ति ना हो जिसने उस मामले में इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया हो। दूसरा, वो इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर की पंक्ति का या उससे ऊपर ही होना चाहिए। उसके पश्चात हमारा आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत से संशोधन जो है यहाँ पर कर दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय राज्य से। अब क्या क्या करेगी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सेक्शन 20 के अंदर बहुत बारीकी से दी हुई चीज़ें हैं, आपको सबको बड़ी बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सबसे पहले अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन एस्टेब्लिशमेंट करेगा इनको, तो ये करेगी आपकी राज्य सरकार। ठीक है, और इनमें काम कौन करते, तो इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो आपके अभियोजन निदेशक होंगे और उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट समझेगी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन है भाई, ठीक है, हमने मान लिया कि राज्य में ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होंगे, ये अभियोजन निदेशालय आपके स्टेट लेवल पर होंगे। और इनमें अब जो ये अपॉइंट हो रहे हैं लोकपाल अभियोजन निदेशक, तो कौन होगा भाई, तो सिंपल, अगर अभियोजन निदेशक वही व्यक्ति बन सकता है जिसको अधिवक्ता के रूप में 15 साल का या तो अनुभव हो या वो सेशन न्यायाधीश है या रहा है, क्योंकि आपके राज्य स्तर पर होते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इनमें। तो ये जो आपका इसमें अभियोजन निदेशक है वो व्यक्ति होगा जिसको अधिवक्ता के रूप में 15 साल का एक्सपीरियंस हो या वो सेशन न्यायाधीश है या रहा हो। अब बात आती है अभियोजन सहायक निदेशक की, मतलब ऊपर आपके 2 लोग आ चुके हैं, कौन कौन, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उपनिदेशक। इन दोनों के लिए सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट आते हैं अभियोजन सहायक उपनिदेशक, हमारे बी पोर्शन के अंतर्गत ये कौन के असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये वो व्यक्ति बनेंगे जो 7 साल का या तो उनको अनुभव हो या ये फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे हो। भाई ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण आपको समझ आ गई हैं। अभियोजन निदेशालय जो होता है उसका प्रधान आपका अभियोजन निदेशक होगा,
ये किसके अंडर में रहता है? तो स्टेट में जो हमारा होम डिपार्टमेंट होगा उसके नियंत्रण में ये काम करता है, याद रखिएगा, क्योंकि सेंट्रल आपका एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। उसके बाद अब बात आती है भाई कामों के संचालन की, ठीक है। तो देखिए जो अभियोजन, प्रत्येक जो अभियोजन उपनिदेशक है या सहायक अभियोजन उपनिदेशक है वो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, लेकिन अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन उपनिदेशक के भी अधीनस्थ रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका कौन है? अभियोजन सहायक निदेशक, फिर आपका अभियोजन उपनिदेशक और उसके बाद आपका अभियोजन निदेशक। तो इस तरीके से सीरीज यहाँ पर आपकी चलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्या, यहाँ पर अगर आप सबसेक्शन 7 देखेंगे तो उसमें आपके कुछ मामले का डिसाइड किया गया कि भाई आखिर इनको अपॉइंट क्यों किया जा रहा है, किस तरह के केसेस को ये मॉनिटर करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका जो सबसेक्शन 2 है उसके दोनों क्लॉजेस, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसेक्शन 7 के बाद जो आपके दिए हुए 7, 8, 9 ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 7 में दी हुई है शक्तियाँ और कार्य किसके? अभियोजन निदेशक के, 8 में अभियोजन उपनिदेशक के और 9 में आपके असिस्टेंट सहायक निदेशक के। तो यहाँ पर इसका क्या काम होगा भाई, इसकी क्या पावर्स और एक्ट है? तो ये कहना चाहते हैं कि जो आपका ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा, ठीक है, इसको क्या यानी कि जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये इसका काम क्या है? उन मामलों की कार्यवाहियों का जल्दी निपटारा करना, उन अपील जो फाइल की गई उनमें राय देना, उनको मॉनिटर करना जिनमें ऑफेंस कैसा, जिसमें 10 साल या उससे अधिक का, यानी कि नॉर्मल बात समझ लो 10 साल से ज़्यादा का जो कारावास है, 10 साल, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, उन मामलों को मॉनिटर करना, उनमें अपनी राय देना, ये आपका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम है, ठीक है। और अगर आपके 10 साल से नीचे के केसेस हैं तो आपका जो होगा आपका जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहने वाला है ना, उसका काम क्या है कि 10 साल से कम के मामलों की और जो पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना, समीक्षा करना, उनको मॉनिटरिंग करना। तो भाई फिर आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? तो कोई भी अपराध जो 7 साल से कम तक के लिए दंडनीय है, ठीक है। यानी कि आपके जो 10 साल से ऊपर के हैं वो आपके डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में है, जो आपके 10 साल से नीचे तक के हैं वो आपके डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में है, और 7 साल से नीचे वाले आपके असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में आने वाले हैं। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। और सब सेक्शन 12 आप एक बार देख लीजिए कि सेक्शन जो 20 है इसके उपबंध लोक अभियोजक के जो कार्य हैं उनका पालन करते, इसमें जो आपका राज्य के महाधिवक्ता उस पर लागू नहीं होंगे, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से चैप्टर 2 हम कर चुके हैं, दंड न्यायालयों कार्यालयों का गठन, जो कि आपका 6 से शुरू होकर सेक्शन 20 तक आपका था। अब देखिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट एक बात आप याद रखिएगा कि भाई स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। स्मार्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भी छोड़कर चले जाओ, कि जो जो महत्वपूर्ण है वो आप पढ़ते चलिए। तो इसी तरीके से बहुत ही ईजी शब्दों में वही फैक्ट जो प्री प्लस मेंस में आने वाले हैं उन्हीं को हम आपको बताते चलेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।